जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए, पेट वालों के लिए अति महत्वपूर्ण। बाकी सभी परीक्षाओं में जीके जीएस भैया आता है और ये सारे के सारे वही प्रश्न हैं जो ऑलरेडी पूर्ववर्ती परीक्षा में आपके आए हुए हैं। अगर बेटा आप 20+ पहुंच रहे हो तो कहीं ना कहीं तैयारी आपकी शानदार है और वर्दी के आप हकदार हो। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे, सवालों पर चलते हैं सीधे सीधे। बेटा सवाल नंबर 1 दिया गया है कि तमिलनाडु में, क्या दिया गया बेटा, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तमिलनाडु का बेटा सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, आपसे बात की गई है यहाँ पर। चलिए बताते हैं कौन सा लोकप्रिय त्यौहार है भाई तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का बेटा लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है आपसे पूछा गया है। पोंगल, ओणम, बिहू या फिर भांगड़ा। तो बिल्कुल राइट आंसर बेटा पोंगल। पोंगल का संबंध आपके तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपका दिया गया है कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच में झेलम का युद्ध होता है, जिसे आप झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं या झेलम वितस्ता युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये युद्ध होता है, कब लड़ा गया था आपसे पूछा गया है। तो 2 नंबर के प्रश्न में अगर बात करें तो बेटा 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। इस युद्ध में बेटा राजा पोरस पराजित हो जाते हैं, लेकिन बहुत वीरता के साथ लड़ते हैं। तो जब सिकंदर इनकी वीरता को देखता है बहुत प्रभावित होता है और उसके बाद पोरस का पूरा राजपाट और जो आम्भी का राजपाट था वो भी इनको दे देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे जैसा दोस्त मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम थे दमदार व्यक्ति जिन्होंने हमारा जो है कड़ी टक्कर के साथ मुकाबला किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है बेटा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। बार बार छपने वाले प्रश्न हैं आपके। तो बेटा इसको पढ़ने में ना जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले सफलता प्राप्त हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफल हुए थे। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। मतलब कह रहा वो कौन सा वेद है जो आपके गद्य में भी है और आपके पद्य में भी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा इसका राइट आंसर है ना 4 नंबर वाले प्रश्न का यजुर्वेद। यजुर्वेद बेटा आपके गद्य में भी है और आपके पद्य में भी है। ऋग्वेद बेटा जो है ना इसमें आपके ऋचाओं का अध्ययन किया जाता है और ऋग्वेद का जो पाठ करता है बहुत पूछा जाता है, वो आपका बेटा होता या होत्र के नाम से जाना जाता है, पहली बात। दूसरा बेटा जो ऋग्वेद है ना ये सबसे प्राचीन वेद है, बहुत पूछा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो बेटा आपका ऋग्वेद है। सबसे बाद वाला कौन सा है, तो वो आपका बेटा अथर्ववेद है, सबसे बाद वाला। ठीक, बाद वाला अथर्ववेद है, सबसे जो है नवीन आपका अथर्ववेद है। पहले वाला ऋग्वेद है। बेटा अथर्ववेद में ना आपके जादू टोना का मामला चलता है, जादू टोना वशीकरण ये सारी चीज़ें आपको अथर्ववेद में मिलेंगे। और गाई जाने वाली आपको बेटा कहाँ पे मिलेंगी, सामवेद में रचनाएं मिलेंगी। गद्य और पद्य में आपको कौन मिलेगा, यजुर्वेद मिलेगा। चलो यहाँ तक हो गया मामला क्लियर। अगला सवाल है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा, मतलब ब्राह्मणों को भूमि दान में दे देते थे कि लो भैया करो अपने हिसाब से, जो पैदा करना है किसानों से करवाना है, जो भी करवाना है, खाओ पियो मस्त रहो। तो किस काल में एक्चुअली शुरू हुआ था, तो बेटा जो ब्राह्मण थे ना उनको भूमि अनुदान में देने की जो प्रथा है इसकी शुरुआत एक्चुअली किस काल में हुई थी, तो राइट आंसर है सातवाहन काल में हुई थी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। मौर्य वंश के बारे में तो बेटा जानते ही हो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हो। ठीक है, चाणक्य के साथ मिल करके धनानंद को हरा दिया था, मगध के शासक को। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में बेटा हल्दी घाटी का युद्ध होता है, आप सभी जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा जो है प्रसिद्ध युद्ध होता है और आपके जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। तो कह रहा है कब लड़ा गया था, तो बेटा 1576 में लड़ा गया था। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अकबर इसमें विजयी हो जाता है और महाराणा प्रताप को जो है जंगलों में शरण लेनी पड़ती है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह बेटा सौर मंडल का ना वो आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के बहुत सारे नाम है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भोर का तारा भी बोला जाता है। शुक्र ग्रह को बेटा सांझ का तारा भी बोला जाता है, सांझ का
तारा भी बोला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में शुक्र ग्रह को बेटा पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। आपके शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला तो है ही है। तो बेटा राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, आपका सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो इसका राइट आंसर बेटा कोटोपैक्सी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर डी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? राइट आंसर बेटा कोटोपैक्सी। ओके, चले, ये रहा बेटा अगला शानदार सवाल। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो बेटा भारत का जो क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक, चलो यहाँ तक भाई क्लियर हो गया। अगला सवाल आपके सामने, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बेटा पूछ रहा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक्चुअली कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर ना आपके कहाँ पर है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर है बेटा कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बांदीपुर आपके कर्नाटक में आपको मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? मतलब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य की सीमा लगती है? तो राइट आंसर है बेटा राजस्थान की सीमा लगती है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन सब की सीमा बेटा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। मैप में जाओ, फटाक से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला नहीं लगता? आप सभी जानते हो कुंभ मेला बेटा आपके 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। पहली बात, वो कौन सा स्थान है? तो बेटा इलाहाबाद में तो कुंभ मेला लगता है भाई, इसमें कह रहा है नहीं लगने वाली जगह बताना है। वाराणसी में बेटा नहीं लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके लगता है हर जगह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर नहीं लगता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है बेटा? बिल्कुल आपका करेक्ट है। और नासिक में भी लगता है, ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा बेटा किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का जो नारा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इंदिरा गांधी बेटा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। ठीक है, प्रथम महिला पीएम कौन बनती हैं? आपकी इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू बेटा पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले पीएम बनते हैं, पहले नंबर वाले। ठीक है, चौधरी चरण सिंह भी बनते हैं आगे चल करके भारत के पीएम। ओके, चलो अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में बेटा दिया जाता है? अच्छा द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों के गुरु थे ना, ध्यान करो। तो गुरु थे, मतलब कहीं ना कहीं आपके खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी किसको दिया जाता है? तो बेटा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक, मतलब खेल के जो शिक्षक होते हैं ना, उनको ये पुरस्कार द्रोणाचार्य वाला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा आपके सामने है, नागार्जुन सागर परियोजना। क्या बेटा? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर आपके डेवलप की गई है? किस नदी पर बनाई गई है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। सो ऑप्शन नंबर बी बेटा बिल्कुल राइट आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर डेवलप की गई है, बनाई गई है। ओके, अगला सवाल, कथकली। क्या लिखा है? कथकली। कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का बेटा शास्त्रीय नृत्य है? तो अगर कथकली की बात करें, शास्त्रीय नृत्य बेटा कहाँ का रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो केरल का है, मतलब का से कथकली और का से केरल। तो केरल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगला सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम कितने साल का बच्चा होना चाहिए? बच्चा पीएम बनेगा ना भाई, बच्चा नहीं बनेगा, बालिग बंदा बनेगा।
18+ वाला बनेगा। 18+ में भी कौन होना चाहिए? 25 साल वाला होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बेटा? 25 साल होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल उम्र चाहिए। कितनी चाहिए? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र है बेटा वो 35 साल चाहिए। 25 साल में आप पीएम बन जाओगे तो बढ़िया यार। 17 का ऑप्शन नंबर सी तो भैया बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? बेटा लाल रक्त कणिकाएं जिनको आप आरबीसी के नाम से जानते हो ना, इनका एक्चुअली निर्माण हमारे शरीर में होता कहाँ पर है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है बेटा? अस्थि मज्जा में होता है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और लाल रक्त कणिकाओं का बेटा जो जीवन काल बहुत पूछा जाता है आपसे, जीवन काल तो मैक्सिमम आपका 120 दिन होता है। ठीक, मैक्सिमम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है साइना नेहवाल, बेटा जानते हो भारत की खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बैडमिंटन बहुत शानदार खेलती हैं। तो 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से इनका संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन से इनका संबंध है आपके साइना नेहवाल का। अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं। बेटा रेफ्रिजरेटर को तो जानते ही हो आप सभी। अरे फ्रिज वगैरह घर में होते हैं ना, वही कह रहा है। कौन सी गैस द्रव, मतलब गैस की अवस्था में द्रव भरा जाता है, वो बेटा आपका कौन सा होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो एक्चुअली में अमोनिया भरी जाती है आपके फ्रिज में, तभी बेटा ठंडा ठंडा होता है, नहीं तो फिर होगा नहीं। 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? बेटा आप जानते हो कि 3 सूचियां बनाई गई थी। एक आपका संघ सूची थी, कौन सी थी बेटा? एक आपकी संघ सूची थी, एक बेटा आपके राज्य सूची थी। शक्तियों का बंटवारा एक्चुअली किया गया था ना, तो इसमें था संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य सरकार अपना वही कानून बना लेगी। लेकिन समवर्ती सूची में जो विषय रखे जाएंगे उसमें बेटा राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बना लेगी, आपकी केंद्र सरकार भी कानून बना लेगी। लेकिन अगर विषय सेम हो गया, सेम विषय में अगर दोनों ने कानून बना लिए हैं तो केंद्र वाला माना जाएगा, राज्य वाला क्या होगा? रद्द हो जाएगा। बस इतना है, बाकी तो समझ गए। यहाँ पर 3 सूचियाँ हैं। तो अब कह रहा है समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है? आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। मूल्य नियंत्रण जो है ना, ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला है स्थायी सेवा के, अच्छा स्थायी सेवा के पथ किसने प्रारंभ की थी? अच्छा, हाँ ठीक, इसमें होगा स्थायी सेना की प्रथा। ठीक है, स्थायी सेना रखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? स्थायी सेना रखने की प्रथा की शुरुआत किसने प्रारंभ की थी? एक्चुअली वो आपसे ये कह रहा है। कोई चिंता की बात नहीं, मैं हूँ भाई। राइट आंसर है बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी स्थायी सेना रखने की प्रथा की शुरुआत। सो आपका क्या था? 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल है बेटा, वह कौन सी गति है जिसके कारण पृथ्वी में जो है ऋतुएं बदलती रहती हैं? कभी वर्षा ऋतु आती है, कभी बसंत आती है, कभी पतझड़ आती है, कभी शीत आती है। कैसे आती है भाई? क्या वजह है? तो इसकी वजह है जो आपकी पृथ्वी है ना, घूम रही है आसपास, सूर्य के आसपास परिक्रमा कर रही है, तो परिक्रमण गति की वजह से है। परिक्रमण भी दे सकता है, परिभ्रमण भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 23 का ऑप्शन नंबर सी भैया बिल्कुल राइट आंसर है। इसी वजह से क्या होता है? दिन और रात हुआ करते हैं, दिन रात नहीं होते, ऋतुएं आपकी बदला करती हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाने का काम करती है? तो ये बेटा आपके गंगा नदी आती है और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। दोनों आपके बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। तो जायज़ सी बात है उपरयुक्त तो दोनों हो जाएगा, मतलब आपकी गंगा नदी भी ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल करके आपके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आनुवंशिकी का पापा, आनुवंशिकी का पिताजी किसे बोला जाता है? तो बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम जानते होंगे, आनुवंशिकी का पिता बोला जाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल को बेटा आनुवंशिकी का पिता बोला जाता है। ठीक, चलो भाई अगला सवाल आपके सामने, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? मतलब थॉमस कप का संबंध एक्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से है, वो ये घुमाकर आपसे पूछना चाहता है और उसने थपाक उधर से मार दिया। आप कंफ्यूज कर गए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है। अरे कह रहा है थॉमस कप एक्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर जूडो, कराटे। तो राइट आंसर है बेटा बैडमिंटन में आपको थॉमस कप दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण, सांची के स्तूप को जानते हो ना बेटा, किसके द्वारा करवाया गया? तो बेटा सांची के स्तूप का निर्माण आपके करवाया था अशोक जी ने। और अशोक के द्वारा बेटा जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था ना, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक, चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बेटा सांकेतिक मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? ये कारनामा बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत की बात कर रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेटा कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है 29 नंबर प्रश्न का। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बेटा साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मेरे बच्चों आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को बेटा साइमन कमीशन भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। बेटा इस तरीके से यह वीडियो आपका समाप्त हो गया है। 30 प्रश्नों में आप कितना पहुँच पाए हैं, स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिएगा। बंदे की मेहनत पसंद आई हो और लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल यहाँ से कुछ कंटेंट मिलने वाला है, हमारी सफलता में 4 चांद लगाने का काम करेगा, तो हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन। उत्साहवर्धन के लिए लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।